हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसेप्शन लर्निंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंचार के माध्यमों के लिए, जो कल की आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। ये आपका सबसे पहला सवाल है, जिसका सही उत्तर है 1993 में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, 1993 में। फिर दूसरा सवाल है हमारा कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो भारत में पहला छापाखाना, दैट मीन प्रिंटिंग प्रेस वाला ऑफिस, वो गोवा में 1556 ईस्वी में खुला हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो भारत का पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में खुला था। तीसरा हमारा सवाल है कि भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ। इंटरनेट का दूसरा दौर वो शुरू हुआ 2003 में। ठीक है, वहीं देखिए अगला सवाल है आपका, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरी दौर कब से कब तक चला। तो विश्व पत्रकारिता, यह बोल सकते हैं विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 1993 से लेकर 2001 तक चला। देखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं कल के एग्जाम के लिए ज़रूरी, जिससे कि आप और आपके सारे फ्रेंड्स उसका लाभ उठा सके। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, राजस्थान पत्रिका किस भाषा में समाचार पत्र है। तो ये हिंदी भाषा में समाचार पत्र है। वहीं हमारा अगला सवाल है, समाचार पत्र किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं मुद्रित माध्यम, जिसे आप प्रिंट माध्यम भी कह सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो इसे कहते हैं श्रव्य माध्यम। तो रेडियो नाटक किस प्रकार का है, श्रव्य माध्यम का हमारा तरीका है। अगला हमारा सवाल है, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। रेडियो भी हमारा श्रव्य माध्यम है। ठीक है, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है। टेलीविजन है दृश्य और श्रव्य माध्यम। तो श्रव्य माध्यम का मतलब जिसमें से हम ध्वनि के रूप में जिसे सुनकर पहचान सकते हैं, उसे श्रव्य माध्यम कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। उसे हम कहते हैं मुद्रित माध्यम, यानी जिसे हम लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुद्रित माध्यम। अगला हमारा सवाल है, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मुद्रित माध्यम यानी लिखी गई कला के अंदर में आता है अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। ये तीन हमारी मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती है। समझ में आया आपको। अगला हमारा सवाल है, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं लाइव इमेज। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि कोई भी संवाददाता जो होता है, संवाददाता का मतलब होता है पत्रकार, वो क्या करता है, वो वहाँ से लाइव एंकरिंग करता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइव, जो घटनास्थल से करंट अफेयर्स को आपको दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। इसे बोलते हैं तहलका.com को। तहलका.com ने वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय इन्हें दिया गया है। अगला हमारा सवाल है, टीवी की खबरों के संदर्भ में डाई एंकर क्या है। डाई एंकर से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। तो डाई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देते हैं। तो डाई एंकर का मतलब होता है जब किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ को आप देख नहीं पाते हैं, और जो भी खबर संवाददाता को या रिपोर्टर को मिलती है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो उसे हम डाई एंकर कहते हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक। तो मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब किए हैं। अब हम जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ में। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जिसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, या इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली आपने क्लास 11 के जनसंचार माध्यम में भी देखा होगा, कि जिसमें उल्टा पिरामिड होता है, जिसमें सबसे पहले देते हैं हम इंट्रो या मुखड़ा जिसे बोलते हैं, उसके बाद उसके बॉडी को डिस्क्रिप्शन देते हैं, और फिर हम इसे समापन करते हैं, जिसे हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपको।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में, जो है हमारा समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया करते हैं। तो समाचार शैली में इस्तेमाल होता है हमारा उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग, समाचार लेखन में करते हैं। और समाचार लेखन की सबसे लोक और उपयोगी शैली का नाम भी उल्टा पिरामिड शैली है। अगर आपको सवाल उलट पुलट या घुमा फिरा के आए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको कैसे जवाब देने हैं। समझ में आया आपको। चलिए आते हैं हमारा अगला सवाल कि उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया है और उसके नाम भी लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें आता है इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन। ठीक है, ये सब एक जैसे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर दिए गए हैं और आपको हर प्रकार से बताने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको सॉल्व करने में या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। समझ में आपको। चलिए देखिए अगला सवाल हमारा है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी, नियमित वेतनभोगी मतलब जिसको टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3, एक परमानेंट, एक कॉन्ट्रेक्चुअल और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक, अंशकालिक और जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र पत्रकार, जिसे हम लोग आप फ्रेशर के रूप में भी आप जान सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में फ्रीलांसर भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के पत्रकार आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पूर्वकालिक पत्रकार जिसे फिक्स सैलरी दिया जाता है। फिर वो जो किसी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट यानी 6 मंथ या 1 ईयर बेसिस में काम करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अंशकालिक पत्रकार, यानी एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं। क्लियर है आपको। अगला जो पत्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। ठीक है, तो फ्रीलांसर पत्रकार क्या है, पत्रकार लेखन का वह प्रकार जिसमें एक पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है। यानी कि मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं कि मैंने एक रिपोर्ट रेडी किया और 3 या 4 अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल्स ने मुझे हायर किया कि आप अपनी न्यूज़ हमें दे दीजिए, बदले में मैं आपको एक निश्चित राशि या पैसे दे दूंगा। और मैं इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी प्रेशर के उस न्यूज़ को उनको पास आउट कर देता हूं। इसे कहते हैं फ्रीलांसर। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल आपका एग्जाम है, अब इस बात को भूलिए मत, अपने दोस्तों तक, साथी तक, सब तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला हमारा सवाल है, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है, इसे हम लोग कहते हैं साक्षात्कार। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है। हिंदी में इंटरव्यू को कहते हैं साक्षात्कार, यानी फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था 3, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो उससे जवाब गलत होने वाला नहीं है। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसे कहते हैं मीडिया की भाषा में बिट किसे कहा गया है। तो जो संवाददाता मीन्स जो रिपोर्टर या जो एंकर है, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है, उसे बिट रिपोर्टिंग कहते हैं। मान लीजिए कि मैं खेल वर्ग में ज़्यादा जुड़ा हुआ हूं और मैं रिपोर्ट जो रेडी करता हूं वो सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो उसे कहते हैं बिट। आया समझ में आपको। मान लीजिए कोई एक कवि है और वो अपने कवि क्षेत्र में ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो जब अपने क्षेत्र में अपने अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट को रेडी करेगा तो उसे बिट रिपोर्टिंग कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या स्वास्थ्य विशेषण लेखन का क्षेत्र है, तो क्या स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है, तो हाँ स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है। अब ये विशेष लेखन होता क्या है, देखिए सवाल तो आ गया, लेकिन विशेष लेखन क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने एक किसी XYZ कैंडिडेट के ऊपर में एक टिप्पणी लिखी, एक छोटा सा रिपोर्ट बनाया, लेकिन उस रिपोर्ट में मैं जस्ट उनके कुछ पॉइंट्स को ही हाईलाइट करूंगा। लेकिन जब मैं किसी एक टॉपिक या किसी एक पर्सन को लेकर उनके जीवन, उनके घर परिवार, उनका बैंक बैलेंस, उनकी संपत्ति, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कितनी उम्र में उन्हें कौन सी उपलब्धियां मिली, जब मैं किसी एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश करूंगा और किसी एक व्यक्ति का, उसे कहते हैं विशेष
लेखन। समझ में आया आपको? तो इनमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विशेष लेखन में भाषा व शैली सरल और सहज होनी चाहिए ताकि सुनने वाले या पढ़ने वाले को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। विशेष लेखन में सामान्य लेखन से अलग विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए और विशेष लेखन में विशेष क्षेत्र से संबंधित नवीन शब्दावली को अपनाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अपनाने से आप विशेष लेखन को सही ढंग से लिखने में कामयाब रह सकते हैं। समझ में आया? तो विशेष लेखन का स्वरूप का वर्णन यहाँ कीजिए, एक सवाल है, यानी डेफिनेशन क्या अगर आएगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन में, तो आप बड़ी ही सरलता के साथ इसे जवाब दे सकते हैं कि किसी भी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखक को विशेष लेखन कहा जाता है। खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यापार इत्यादि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं और विशेष लेखन लिखते समय हमें भाषा सरल व सहज रखनी चाहिए और समाचार पत्रों में भी विशेष लेखन के लिए अलग से स्थान निश्चित होता है, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखने वाले रिपोर्टर को एक अलग कॉलम दिया जाता है जिसमें उसकी राइटिंग को पब्लिश करने वाले को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। विशेष लेखन में सामान्य लेखन से अलग विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए और विशेष लेखन में विशेष क्षेत्र से संबंधित नवीन शब्दावली को अपनाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अपनाने से आप विशेष लेखन को सही ढंग से लिखने में कामयाब रह सकते हैं। समझ में आया? तो विशेष लेखन का स्वरूप का वर्णन यहाँ कीजिए, एक सवाल है, यानी डेफिनेशन क्या अगर आएगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन में, तो आप बड़ी ही सरलता के साथ इसे जवाब दे सकते हैं कि किसी भी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखक को विशेष लेखन कहा जाता है। खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यापार इत्यादि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं और विशेष लेखन लिखते समय हमें भाषा सरल व सहज रखनी चाहिए और समाचार पत्रों में भी विशेष लेखन के लिए अलग से स्थान निश्चित होता है, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखने वाले रिपोर्टर को एक अलग कॉलम दिया जाता है जिसमें उसकी राइटिंग को पब्लिश किया जाएगा। वो ऑल द राउंड हर एक रिपोर्ट के साथ में उसको खिचड़ी बना के पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक अलग से प्लेस पर्टिकुलर दिया जाएगा जिसे हम विशेष लेखन के स्वरूप में जानते हैं। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिए और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी उसमें मदद करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।